रहस्य। आज की रात फिर धनपुर गांव के ठाकुर रणवीर सिंह की पुरानी हवेली से किसी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज रही थी। खौफजदा गांव वाले अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद किए थर थर कांप रहे थे। सुरभि अपने माता पिता के साथ इस गांव में आई थी। उसे ये सब महज अंधविश्वास लगती थी। वो यहाँ बने अपने दोस्त अर्जुन और विक्रम से इस बारे में अक्सर बातें किया करती थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया करती थी। जब उसके सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन के अचानक गायब होने की खबर आई, तब उसके मन में भी डर के बीज अंकुरित होने लगे। रात का समय था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी और हवाओं में एक अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। सुरभि अपने कमरे में अकेली बैठी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका मन बेचैन था। अर्जुन के गायब होने के बाद से वो भीतर ही भीतर घुट रही थी। तभी खिड़की के बाहर अचानक कोई हलचल हुई। सुरभि की नजर तुरंत उस ओर गई। उसे लगा जैसे कोई छाया तेजी से खिड़की के पास से गुजरी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरा भ्रम है या सच में कुछ है? वो अपने कदमों को रोक नहीं सकी। उसकी उत्सुकता उसे खिड़की तक खींच लाई। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, लेकिन बारिश की बूंदों के साथ अंधेरे में एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवाओं का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये ठंडी हवा, ये एहसास जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। सुरभि ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की पर जोर की खड़खड़ाहट हुई। उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। बिजली चमकी और उसकी आंखों के सामने विक्रम की धुंधली परछाई नजर आई। सुरभि, जल्दी आओ, अर्जुन के बारे में कुछ पता चला है। सुरभि बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागी। विक्रम बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ? अर्जुन कहाँ है? मुझे हवेली के पास कुछ अजीब दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अर्जुन वहाँ है। हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। सुरभि कुछ कहने से पहले ही विक्रम के पीछे चल पड़ी। हवेली की ओर जाते हुए रास्तों में पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ अजीब सी आवाजें कर रहे थे और चमगादड़ उनके ऊपर मंडरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी निगरानी कर रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। हवेली के दरवाजे के पास नीली और हरी मिलती जुलती रोशनी चमक रही थी। हवेली के अंदर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक चीखें। सुरभि ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हवेली के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। विक्रम, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। नहीं सुरभि, अर्जुन यहाँ है। हमें उसे बचाना होगा। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। दोनों ने डरते डरते अंदर कदम रखा। फर्श पर पड़ी धूल से साफ पता चल रहा था कि वहां काफी समय से कोई नहीं आया था। सुरभि ने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी से हवेली के अंदर के हिस्से को देखना शुरू किया। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। एक पेंटिंग की ओर जब सुरभि की टॉर्च की रोशनी पड़ी, तो वो पेंटिंग देखकर चौंक गई। उसमें उसका ही चेहरा था। विक्रम, देखो, ये पेंटिंग, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये कैसे संभव है? ये तो पुरानी पेंटिंग्स हैं। जैसे ही दोनों पेंटिंग के पास गए, उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी।
खून के फर्श पर गिरते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई जीवित शक्ति उन्हें कंपा रही हो। ये क्या हो रहा है? विक्रम, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। हवेली में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर चारों ओर से कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उनके चारों ओर घूम रही हो। यहाँ से भागना अब मुमकिन नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा, शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। एक पुरानी दीवार के पास पहुंचकर विक्रम ने अचानक एक पत्थर को दबाया, जिससे दीवार का एक हिस्सा खुल गया। उनके सामने एक गुप्त दरवाजा था, जो शायद वर्षों से बंद था। देखो सुरभि, देखो सुरभि, यहाँ कुछ और भी है। दोनों बिना समय गवाए दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर अर्जुन जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर हवा में अजीब सी गति हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। ये वही शक्ति है जिसे चंदालिनी की आत्मा ने यहाँ छोड़ा है। हमें अर्जुन को बचाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, कमरे की रोशनी अचानक गुल हो गई। अब वहाँ सिर्फ अंधेरा था। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और हर कोने से परछाइयां तैरने लगी। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गई। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। वो दर्द से कराह रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। मुझे बचाओ, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी, बचाओ। सुरभि ने अर्जुन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा का एक झोंका उठा। सुरभि चीखने लगी और उसकी आंखों में सफेदी छा गई और उसकी आवाज अचानक बदल गई। सुरभि की आवाज अब गंभीर और गूंजती हुई हो गई थी, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो। उसकी आंखों की सफेदी के पीछे किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव साफ नजर आ रहा था। उसने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अब तुम्हारा नहीं है विक्रम, ये शरीर अब हमें सौंप दिया गया है। विक्रम घबराकर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर घोर चिंता थी। उसे सुरभि की ये बदली हुई आवाज सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही लड़की है जिसे वो इतने सालों से जानता था। उसकी आवाज में अब कोई दया भाव नहीं था, बल्कि अजीब तरह की क्रूरता झलक रही थी। सुरभि, तुम क्या कर रही हो? ये तुम नहीं हो सकती। ये कौन है? तुम्हारे अंदर कौन है? हम वो हैं जिन्हें तुम इंसान नहीं समझ सकते। इस हवेली के हर कोने में हमारी आत्माएं भटक रही हैं। ये तुम्हारे अर्जुन को भी ले चुकी हैं और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता सुरभि। तुम्हें इस आत्मा के कब्जे से निकलना होगा। वो तेजी से अर्जुन के पास भागा और उसकी जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंजीरें इतनी मजबूत थी कि उसे लगा जैसे ये किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई हैं। विक्रम के हाथ खून से लथपथ हो गए, लेकिन जंजीरें नहीं टूटी। विक्रम, जल्दी, वो मुझे पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला, जिसे वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता था। उसने चाकू से जंजीरों को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाकू चलाया, हवेली की दीवारों से गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम क्या सोचते हो इंसान? क्या तुम हमारी शक्ति को खत्म कर सकते हो? ये सिर्फ शुरुआत है। विक्रम ने चारों ओर देखा। हवेली का पूरा माहौल जैसे जीवित हो उठा था। सुरभि, जो अब पूरी तरह से आत्मा के काबू में थी, अचानक जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाने लगी। मैं इसके खिलाफ लड़ नहीं पा रही। विक्रम,
मुझे बचाओ। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका मन सुरभि को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन की हालत भी नाजुक थी। अगर मैंने अर्जुन को बचाया तो शायद सुरभि को भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। वो तेजी से कमरे के कोने में रखी एक पुरानी धूल से ढकी किताब की ओर बढ़ा। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने हवेली के बारे में कहा था कि वहां किसी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव है और उसे रोकने के लिए पुरानी तांत्रिक विधियों की जरूरत पड़ेगी। विक्रम ने जल्दी से किताब को खोला और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में कई पुराने मंत्र और तांत्रिक विधि लिखी हुई थी। उसने एक खास मंत्र को देखा जिसमें आत्माओं को काबू में करने का जिक्र था। ये वही मंत्र है जो इन आत्माओं को रोक सकता है। वो जल्दी से उस मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा और भी तेज हो गई और चारों ओर एक भयानक चीख गूंजने लगी। जैसे ही वो मंत्र पूरा हुआ, हवेली में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। सुरभि अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो चुकी थी और वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अर्जुन की जंजीरें खुद ब खुद टूट गई और वो भी ढह गया। राजेश अपने ऑफिस से थका हारा घर लौटा था। आते ही वो सोफे पर बैठ जाता है। यार, आज तो बहुत सरदर्द हो रहा है। देखा सुनीता, आज तुम घर पर नहीं हो तो मेरी क्या हालत हो गई है। अब पता चला तुम मेरी जिंदगी में इतनी जरूरी क्यों हो। राजेश किचन में गया और अपने लिए कॉफी बनाई और बाहर हॉल में आया। टीवी ऑन करके वो कॉफी पीते पीते न्यूज देखने लगा। तभी राजेश के मोबाइल पर कॉल आता है। कमला चाची का कॉल। लगता है सुनीता ठीक से गांव पहुंच गई है। नमस्कार चाची जी, कैसी हैं आप? सुनीता ठीक से गांव पहुंच गई ना? बेटा, सुनीता तो आ गई है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुनीता कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। अजीब मतलब? क्या हुआ है सुनीता को? चाची जी ने कॉल पर राजेश को सारी बात बताई। राजेश सारी बात सुनकर दंग रह गया। उसने अगली सुबह गांव की बस पकड़ी और गांव के लिए निकल पड़ा। राजेश और सुनीता पति पत्नी थे। राजेश जिस ऑफिस में काम करता था, सुनीता भी वहीं काम करती थी। काम के बहाने उन दोनों में पहचान बढ़ी और दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर बिना वक्त गंवाए राजेश ने सुनीता को शादी के लिए प्रपोज किया और सुनीता ने भी हाँ कर दी। सुनीता एक अनाथ लड़की थी। सुनीता जब 2 साल की थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से सुनीता को उसकी चाची ने संभाला था। बड़ी होने के बाद सुनीता ने जॉब करने की सोची, इसलिए वो मुंबई आ गई थी। कमला चाची ही सुनीता की सब कुछ थी। राजेश, बहुत दिन हो गए, मैं चाची से नहीं मिली। सोच रही हूँ कुछ दिन गांव जाकर आऊं। मुझे भी अच्छा लगेगा और चाची को भी। या फिर हम दोनों चलते हैं? मुझे अच्छा लगता, लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। अगली बार हम दोनों साथ में जरूर आएंगे। अभी तुम चाची से मिलकर आ जाओ। राजेश ने शाम की बस में सुनीता को बिठा दिया। बस अपने सफर पर निकल पड़ी। थोड़ी देर आगे जाने के बाद गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी से उतरे और गाड़ी के पहिए को बदलने की कोशिश करने लगे। खिड़की के पास बैठी सुनीता रात के अंधेरे में चमकते हुए जुगनू को देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई हलचल हो रही हो। सुनीता गाड़ी से उतरी और उन झाड़ियों के पास जाने लगी। थोड़ी देर बाद सुनीता वापस बस की ओर लौटी, लेकिन उसका हुलिया और बर्ताव बदल चुका था। उसकी साड़ी बिखरी हुई थी, बाल भी बिखरे हुए थे, शरीर पर कुछ जगह घाव भी थे। ऐसी हालत में वो बस में बैठी। बहन जी, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले ही तो आप ठीक ठाक थी। सुनीता ने कंडक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और शांत रही। कुछ देर के बाद सुनीता का गांव आ गया। वो गाड़ी से उतरी और अपने घर की तरफ चली गई। घर पर कमला चाची सुनीता की राह देख रही थी। अरे, आ गई तुम सुनीता। कैसी हो? बड़े दिनों के बाद चाची की याद आई।
और ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो। सुनीता के मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकला। सुनीता की ऐसी हालत देखकर कमला चाची भी चौंक गई। सुनीता बिना कुछ कहे घर के अंदर गई और अपने कमरे में चली गई। कमला चाची को ये बात बहुत अजीब लगी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद सफर में थक गई होगी, इसीलिए शायद वो बात नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद कमला चाची सुनीता के लिए जब खाने की थाली लेकर उसके कमरे में गईं। सुनीता बेटा, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अंदर से सुनीता मर्दानी और डरावनी आवाज में, मुझे खाना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। सुनीता की आवाज सुनकर कमला चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे। वो इतना तो समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। वो जल्दी से नीचे चली गई और राजेश को कॉल किया। अगले दिन शाम को राजेश भी गांव पहुंच गया था। वो चाची के साथ सुनीता के कमरे के पास गया और सुनीता को आवाज देने लगा, सुनीता, सुनीता, दरवाजा खोलो, देखो मैं आया हूं। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और दरवाजा टूट गया। अंदर का भयानक नजारा देखकर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। सुनीता अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी थी। उसके बदन पर साड़ी भी नहीं थी। उसके शरीर पर कई घाव थे। शरीर सूख सा गया था और उसकी आवाज भी मर्दानी हो गई थी। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। जाओ। ये क्या हो गया है सुनीता तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? सुनीता ने राजेश और कमला चाची की ओर गुस्से से देखा और राजेश को हवा में उछालकर कमरे से बाहर फेंक दिया। कमला चाची दौड़ती हुई राजेश के पास आई। तभी सुनीता के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ चाची, लेकिन सुनीता को हुआ क्या है? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे तो जब सुनीता घर आई थी तभी शक हुआ था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लगता है जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। राजेश बेटा, मुझे लगता है सुनीता पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? राजेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब मैं क्या करूं चाची जी? कमला चाची ने राजेश को एक सुझाव दिया। कमला चाची ने कहा कि गांव की पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता है। अगर वो उस तांत्रिक से मदद मांगे तो शायद तांत्रिक उसकी कोई मदद कर पाए। राजेश बिना वक्त गंवाए पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार उसे वो तांत्रिक मिल गया। राजेश तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन था। बाबा, बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ लड़के, क्या समस्या है? राजेश ने सारी बात तांत्रिक बाबा को बताई। तांत्रिक बाबा उसके साथ चाची के घर गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल से पानी हाथ में लिया और दरवाजे पर फेंका। दरवाजा अपने आप खुल गया। साथ ही अंदर से सुनीता की जोर से चीखने की आवाज भी आई। तांत्रिक बाबा, चाची और राजेश अंदर गए। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी सुनीता को। तुम्हारी नहीं, अब ये मेरी सुनीता है। सुनीता ने अपनी शक्ति से राजेश को हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। वो जैसे ही तांत्रिक बाबा की तरफ मुड़ी, तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल का पानी सुनीता के ऊपर फेंका, जिससे सुनीता की शक्तियां कम होने लगी और वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक बाबा उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्हें अतीत में घटी सारी घटनाएं दिखने लगी और उन्हें सारी बात समझ में आ गई। राजेश, सुनीता जब गांव आ रही थी तो बीच में गाड़ी खराब हो गई थी। सुनीता गाड़ी से उतरी और जंगल की ओर गई। उसी समय उसे खबिस ने अपने वश में कर लिया था। खबिस? ये खबिस क्या होता है? तांत्रिक बाबा ने बताया कि खबिस अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ खबिस लोगों की इच्छा पूरी करते हैं और उसके बदले में वो जो मांगते हैं वो देना पड़ता है, और कुछ खबिस अपनी इच्छा से अपना शिकार ढूंढते हैं।
और उनके वक्त और जगह पर अगर कोई उन्हें मिल जाए तो वो उसे पकड़कर अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं और ऐसे खबिस को कोई काबू नहीं कर सकता या उन्हें मार नहीं सकता। उन्हें केवल मुक्त किया जा सकता है। तो इस खबिस को मुक्त कर दीजिए ना बाबा, और मेरी सुनीता को बचा लीजिए। अब यह संभव नहीं है राजेश। लेकिन क्यों? ये खबिस सुनीता के साथ पहले ही संबंध बना चुका है और सुनीता का शरीर पूरी तरह से उसके कब्जे में है। अगर मैंने खबिस को मारने की कोशिश की तो सुनीता भी मर जाएगी। ये सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, मैं अपनी सुनीता को खोना नहीं चाहता। देखो राजेश, इस खबिस को मारने का यही एक तरीका है। अगर मैंने इसे अभी नहीं मारा तो आज नहीं तो कल इस खबिस का सुनीता से मन भर जाएगा और तब ये इसे मार डालेगा और अपना नया शिकार ढूंढेगा। सुनीता ऐसे तड़प तड़प कर मरे, इससे तो अच्छा ये है कि उसे अभी खबिस के साथ मार दिया जाए। कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी राजेश को अपने दिल पर पत्थर रखकर तांत्रिक बाबा की बात माननी पड़ी। तभी तांत्रिक बाबा के मंत्र की शक्तियां कम होने लगी। खबिस ने सुनीता के शरीर को हवा में उठाया और तांत्रिक बाबा पर हमला किया। तांत्रिक बाबा ने उसे फिर से अपने मंत्र जाल में पकड़ा और एक राख के घेरे में बांध दिया और उसके चारों ओर पवित्र जल छिड़कते हुए मंत्र उच्चारण करने लगे। कुछ ही पल में सुनीता के चारों ओर आग लग गई और उस आग में खबिस के साथ साथ सुनीता भी जलने लगी। राजेश जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। खबिस को भले ही उसकी इच्छा के विरुद्ध मुक्त किया गया हो, लेकिन वो अपनी हवस से कभी मुक्त नहीं होता। अभिमन्यु और रेहान के गायब होने के बाद भी गुफा का रहस्य नहीं खुला। वो और भी कठिन हो गया। जैसे कि हमने देखा था कि रेहान दूसरी दुनिया के दरवाजे के पार जा चुका था। रेहान को किसी बड़े हाथ ने दरवाजे से उठाकर अंदर फेंक दिया और वो हाथ गायब हो गया। रेहान फिर से उस दरवाजे से बाहर जाने के लिए भागा, पर वो दरवाजा गायब हो गया। रेहान उस जगह को ध्यान से देखने लगा। वहां दूर दूर तक बड़े बड़े स्तंभ थे और हर एक स्तंभ पर किसी औरत या आदमी का चित्र बनाया हुआ था। रेहान को उस माहौल में बेचैनी महसूस हो रही थी। अभिमन्यु, दादाजी! अचानक उसे आवाज सुनाई दी। ये सब मर चुके हैं, तुम कौन हो? रेहान डर कर कहने लगा, मैं गलती से यहां आ गया, मुझे यहां से बाहर जाना है। ठीक है, जाओ। आवाज के बंद होने के बाद उसे गुफा का मुंह दिखने लगा, जिससे वो और अभिमन्यु अंदर आए थे। वो पूरी जान लगाकर बाहर निकलने के लिए भागा। रेहान बहुत देर तक भागता रहा और थक कर रुक गया। पास में दिखने वाला रास्ता दूर दूर जा रहा था। रेहान फिर से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गुफा का मुंह अब भी उतनी ही दूरी पर था। रेहान फिर से थक कर रुक गया और गुफा का मुंह गायब हो गया। बहुत सालों बाद कोई जिंदा इंसान हमारी दुनिया में आया है और हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उसके बाद बहुत से लोगों की हंसने की आवाजें रेहान को सुनाई देने लगी। अचानक रेहान को एक बगल में अभिमन्यु दिखने लगा और दूसरी तरफ उसके दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुके हो ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी इन दोनों को फिर से जीवित करके अपनी बाहरी दुनिया में वापस ला सकता है। कैसे? एक गेम खेलकर। कैसा गेम? बहुत आसान है, अपने सामने देखो। याकायाक रेहान और उन दोनों के बीच की जमीन के टुकड़े होने लगे
और एक विशिष्ट स्थिति में आकर रुक गए। ये सब क्या है? अपने ऊपर देखो। रेहान ने ऊपर देखा तो वहां एक कमान पर कई सारे तीर चढ़े हुए थे जो उसकी तरफ निशाना लगाए थे। अगर तुमने कोई गलत टुकड़े पर कदम रखा तो एक एक तीर तुम्हारे आर पार हो जाएगा, और उन दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तुम इन्हें वक्त पर अपनी तरफ नहीं ले जा पाए तो वो भी गायब हो जाएंगे। रेहान बहुत डर गया, पर यह खेल खेलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाए। वो बहुत भावुक था, इसलिए वो पहले उसके दादाजी को बचाने निकला। पर पहले टुकड़े पर पैर रखते ही वो टुकड़ा नीचे गिर गया और रेहान बगल वाले टुकड़े से जा लटका। वो डर गया। उसे ऊपर से किसी चीज की आवाज आने लगी, इसीलिए उसने ऊपर देखा तो एक तीर कमान में खिंचा जा चुका था और रेहान की पलक झपकते ही वो तीर सीधे आकर उसकी पीठ में घुस गया। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। रेहान को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। रेहान भागते और कूदते हुए एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर जाने लगा। जैसे ही वो गलत टुकड़े पर पैर रखता, एक तीर आकर उसके शरीर में घुस जाता। दादाजी तक पहुंचते पहुंचते उसे 4 तीर लग गए और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी का शरीर हवा में खड़ा था। रेहान दादाजी को जगाने की कोशिश करने लगा। दादाजी, दादाजी मेरी तरफ देखिए, मैं रेहान। अचानक दादाजी का शरीर गायब होने लगा। रेहान और भी डर गया, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दादाजी के गायब होने के बाद वो अभिमन्यु की तरफ दौड़ा। फिर से उसे उन तीरों का सामना करना पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया और उसे चलने में तकलीफ होने लगी। रेहान अभिमन्यु के पास पहुंचते ही वो भी गायब हो गया। रेहान ने देखा कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिख रहे थे और जमीन के टुकड़े फिर से उस पर आने लगे थे। रेहान दर्द के मारे बेहाल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? ये तुम्हारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया है, मायावी दुनिया। बहुत लोगों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगी। पूरी जगह पर अंधेरा हो गया और रेहान के आसपास की जगह बार बार बदलने लगी। पहली बार उसे आसपास गांव दिखाई दिया और अचानक वो जगह बदलकर उसे गुफा दिखने लगी और उसमें रेहान ने खुद को और अभिमन्यु को देखा। रेहान को चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एकदम से उसके पूरे शरीर से सारे तीर वापस ऊपर खींच गए और उस झटके से रेहान की मौत हो गई। इतने सालों बाद भी वो गुफा वहां कैसे आई या किसने बनाई, इसका रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है।